जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवो ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे जितने भी डेथ की एनर्जी होती है, सनवो उन सभी डेथ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से सनवो के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आना लगता है, जहाँ पे सिस्टम सनवो को बताता है प्लेयर काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेथ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से उसका डेथ के एक्सट्रैक्शन जो स्किल है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और उसके लेवल को एडजस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्लेयर का जो यान माना हार्ट है उसका भी लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो डबल रेस रैंक पे पहुंच गया है। ये सब देख के सनवो कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए ड्रैगन स्क्वाड के लीडर का शुक्रिया करना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा इनक्रेडिबल, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में माना ऑब्जॉर्व कर पा रहा हूँ। तभी सनवो के पास फिर से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है कि उसका यान माना हार्ट जो है वो 5th सर्कल पे प्रमोट हो चुका है और इसकी वजह से उसकी 2 नई स्किल अनलॉक हो गई है, जिसमें से पहली होती है लीच मास्टरी और दूसरी होती है बोन स्टॉर्म और दोनों ही स्किल डबल एस रैंक प्लस की स्किल होती है। ये सब देख के सनवो खुश होते हुए कहता है कि सच में ये जर्नी तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही। इस जर्नी के ऊपर मुझे काफी कुछ मिला है, जिसकी वजह से मेरी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे जितनी भी डेथ की एनर्जी थी मैंने सबको ऑब्जॉर्व कर लिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। सनवो ये सब कह रहा होता है कि सनवो साइड में तभी कुछ नोटिस करता है, जिसे नोटिस करते ही सनवो उस तरफ देखने लगता है। वो जैसे उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ होता है जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है, जिसे देख के सनवो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। यही कहकर सनवो जल्दी से उस चमकदार सी चीज के पास जाता है और उसे मिट्टी से निकालते हुए कहता है कि लगभग मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। फिर सनवो जैसे उस चमकदार चीज को मिट्टी से निकालता है तो हमें दिखाया जाता है वो एक बॉक्स होता है, जिसे देख के सनवो कहता है ये रहा वो आइटम जिसे हमें इंपीरियल फैमिली तक पहुंचानी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी जाने गई। अच्छा हुआ कि मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ा, ये इतना ज्यादा चमकदार है कि इसने मिट्टी के अंदर भी अपनी लोकेशन को बता दी और मैंने इसे बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। फिर आगे सनवो बताता है कि जब वो पैरेलल वर्ल्ड में गया था और वहाँ पे यून क्लैन के कमीशन क्लैन के ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तब उस समय यून क्लैन के काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ पे अपने नसीब की वजह से वो रियल सनवो जिंदा बच गया था। जिसके बाद वो रियल सनवो ने इस बॉक्स को इंपीरियल फैमिली में डिलीवर कर दिया था, जिसकी वजह से वो इंपीरियल फैमिली के गुस्से से तो बच गया था, लेकिन उसके यून क्लैन को काफी ज्यादा भारी डैमेज हुआ था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीन अलग है, क्योंकि इस बार यून क्लैन इस कमीशन को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि वुलेंग ग्रुप पूरा कर रहा है। और वुलेंग ग्रुप ने पहले ही अपनी ड्रैगन स्क्वाड को खो दिया और साथ ही साथ उन्होंने उस आइटम को भी खो दिया है जिसे उन्हें इंपीरियल फैमिली तक डिलीवर करना था, पहुंचाना था। तो अब बस इतना ही देखना है कि आखिरकार आगे क्या होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, वुलेंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुलेंग ग्रुप के लीडर को जैसे ये बात पता चलती है कि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन स्क्वाड एक लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से मारी जा चुकी है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो उसके पैरों तरह से जमीन ही खिसक जाती है। आगे उसके सामने वाला सर्वेंट उससे कहता है कि माय लॉर्ड, ये बात पूरी तरह से सच है कि ड्रैगन स्क्वाड पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये सुन के वुलेंग ग्रुप का लीडर जल्दी से पूछता है तो आखिरकार उस आइटम क्या किया, वो कमीशन आइटम का क्या हुआ जिसे हमें इंपीरियल फैमिली तक डिलीवर करना था। सामने वाला सर्वेंट कहता है कि माय लॉर्ड, हमने पहले एक सर्च पार्टी को वहाँ पे उस आइटम को ढूंढने के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें कुछ भी पता नहीं चला है उस आइटम का। ये सुन के वुलेंग ग्रुप का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि किसी भी तरह से उस आइटम को ढूंढो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे किसी भी तरह से वो आइटम वापस चाहिए। तुम मेरी ये बात सर्च टीम तक पहुँचा दो कि उन्हें किसी भी हालत में उस आइटम को ढूंढना ही होगा, चाहे उन्हें उसके लिए पूरे पहाड़ को ही क्यों न खोदना पड़े, मुझे बस किसी भी कीमत पे वो आइटम वापस चाहिए। फिर आगे वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार एम्परर का क्या रिएक्शन था इस पे, रॉयल फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे। वो सर्वेंट बताता है कि ये बात जैसे मेजेस्टी को पता चली, मेजेस्टी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से में ये ऑर्डर दिया है कि अजूरे ड्रैगन गार्ड्स और उनके साथ ही साथ 2000 और सोल्जर जेंजिंग के लिए तुरंत निकले। ये सुन के तो वुलेंग ग्रुप के लीडर की हालत ही खराब हो जाती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि डैम इट, ये ऐसा नहीं होना था, इंपीरियल फैमिली ने पर्सनली इसके अंदर एक्शन लिया है। उनके ऐसा करने की वजह से मुझे लगता है कि मुरिम यूनियन और गवर्नमेंट के समझौते के बीच में पक्का कोई ना कोई असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर मुरिम यूनियन इंपीरियल फैमिली का दुश्मन बन जाता है तो मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी फैक्शन, कोई भी क्लैन सही सलामत इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर हमें कहीं और पे इंपीरियल फैमिली के सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है, जो काफी तेज से जेंजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पे एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म के गार्ड के लीडर भी होते हैं, यून जा लिंग। एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं इन सभी को अजूरे गार्ड्स बोलूंगा। आगे अजूरे गार्ड्स और 2000 इंपीरियल सोल्जर्स प्रोविनेंस मिनिस्टर के घर पे पहुंचते हैं और फिर अजूरे गार्ड्स का लीडर सीधे चलते हुए प्रोविनेंस मिनिस्टर के पास जाता और उनसे कहता है, जब हमने एक दूसरे को देखा था तुम उस समय से काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। लेकिन वहीं पे प्रोविनेंस मिनिस्टर शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुकाए हुए होते, वो अपने सर को ऊपर नहीं उठा रहे होते, वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहते हैं, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि हम जब दोबारा मिलेंगे तो किसी शर्मनाक कारण की वजह से मिलेंगे। मैं अभी इतना ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा हूँ, मैं अपने फेस को ऊपर तक नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सुन के वो अजूरे गार्ड का लीडर कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुलेंग ग्रुप टेस्ट के अंदर फर्स्ट नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फर्स्ट टास्क को ले लिया, फर्स्ट प्लेस के टास्क को ले लिया। और मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुम नॉर्मली कभी भी ऐसी चीजें भी
चीज को अप्रूव नहीं करते हो। अगर कोई डिजर्विंग ना हो तो तुम कभी भी उसे कुछ भी नहीं देते हो। तो फिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से तुमने वुलिंग ग्रुप को अप्रूवल दे दिया जबकि उन्होंने फर्स्ट प्लेस को हासिल भी नहीं किया था? क्या तुम्हें वुलिंग ग्रुप ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए? तुम कुछ तो बोलो, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? और वहीं पे प्रोमिनेंस मिनिस्टर अपने सर को अभी भी नीचे झुकाए रखे हुए होते और कुछ भी नहीं बोल रहे होते, बस उसकी बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं। ये देख के वो अजूरे गार्ड का लीडर कहता है कि देखने से लगता है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तुम कुछ भी नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। एम्परर ने तुम सभी लोगों को 7 दिन का समय दिया है प्रिंसेस के उस निशानी को ढूंढने का। अगर तुम सभी लोगों ने 7 दिन के अंदर उसको नहीं ढूंढा तो तुम मेरी ये बात याद रखना कि सिर्फ इसमें वुलिंग ग्रुप ही नहीं, तुम भी इसमें काफी ज्यादा सफर करने वाले हो। तुम भी एम्परर के हाथों सही सलामत नहीं रह पाओगे। तो चलो, मुझे बस इतना ही कहना था। यही कहकर अजूर ड्रैगन टीम का लीडर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जाते जाते रास्ते में रुकता है और प्रोविंस मिनिस्टर से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे प्रोविंस मिनिस्टर काफी ज्यादा उदास होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, मैं सभी लोगों को सब कुछ बता देना चाहता हूँ कि आखिर असली सच्चाई क्या है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी उस कमीने के कब्जे में है। अगर मैंने यहाँ पे छोटी से भी छोटी गलती की और कुछ भी बताया किसी को भी तो वो कमीना वुलिंग ग्रुप का लीडर मेरी बेटी को मार डालेगा और इसका जिम्मेदार होऊंगा मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से मारूंगा। कोई पिता अपनी बेटी को कैसे अपने हाथों से मार सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को बचाना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन आखिरकार मैं अभी करूँ तो करूँ क्या? मैं चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ। अगर मैंने यहाँ पे किसी को भी सच्चाई बताई तो वहाँ पे मेरी बेटी मारी जाएगी और मैंने नहीं बताई फिर भी वो मारी जाएगी। आखिरकार मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो? अचानक से इस आवाज को सुन के प्रोविंस मिनिस्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हो। चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हो। जैसे पीछे की तरफ मुड़ते हो तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सनवू खड़ा होता है, जिसे देख के वो चौंकते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी सनवू कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को वुलिंग ग्रुप से बचाना चाहते हो और वुलिंग ग्रुप को जड़ से खत्म करना चाहते हो, उसे पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा, वो भी अभी से इसी वक्त से। हमें सनवू को उसके क्लैन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सभी फैक्शन लीडर को बुलाया हुआ होता है, उनके साथ ही साथ रिन और जूगन भी होते हैं। तभी वहाँ पे लीडर जिन्वू कहते हैं कि देखने से लगता है कि क्लैन लीडर की भविष्यवाणी फिर से सही हो गई। जैसा कि आपने पहले मिशन पे जाने से पहले प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम फर्स्ट मिशन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पर लैंडस्लाइड हो सकती है और हमारे काफी सारे लोग बहुत ही बुरी तरह से उस लैंडस्लाइड के अंदर मारे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, सच में ऐसा हो गया। जब वुलिंग ग्रुप की ड्रैगन स्क्वाड अपने फर्स्ट मिशन के दौरान जा रही थी तभी उनके ऊपर लैंडस्लाइडिंग हुई और उनकी पूरी ड्रैगन स्क्वाड मारी गई, वहाँ पे खत्म हो गई। ये सब सुन के जूगन कहता है कि क्लैन लीडर क्या ये सब आपने किया? आपने लैंडस्लाइड लाया था वहाँ पे। ये सुन के सनवू कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई भी नॉर्मल ह्यूमन नेचर को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, नेचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? नेचर कुछ ऐसा है जिसके सामने पावरफुल से पावरफुल ह्यूमन भी उसे टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सुन के जूगन कहता है कि क्लैन लीडर सच में आपका नॉलेज तो काफी ज्यादा है, मैंने जितना उम्मीद किया था आपका नॉलेज उससे काफी ज्यादा है। ये सुन के सनवू हंसते हुए कहता है, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जितनी तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन फिलहाल के लिए इन सारे मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। यही कहकर सनवू लीडर जिन्वू से कहते हैं, आखिरकार अभी रॉक क्लैन की स्थिति कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है? लीडर जिन्वू बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, क्योंकि रॉक क्लैन का जो यंग मास्टर था डियोक्चोल, उसको आपने अपने हाथों से ही मार दिया और साथ ही साथ उसका जो लीडर था उसने वुलिंग ग्रुप का विरोध करने की कोशिश की, उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर ने उसे अपने हाथों से ही मार डाला। और फिर रॉक क्लैन के लीडर के मर जाने के बाद वुलिंग ग्रुप ने अपनी फोर्स को, अपनी सेना को रॉक क्लैन के अंदर भेजा और रॉक क्लैन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सनवू कहता है इसका मतलब तो ये है कि रॉक क्लैन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये सुन के लीडर जिन्वू कहते हैं कि एग्जैक्टली अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि रॉक क्लैन अभी तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। रॉक क्लैन अभी भी अपनी जगह पे ही है। रॉक क्लैन के अंदर बस अभी एक ही बदलाव हुआ है, वो ये है कि वहाँ पे पुराने लीडर के मर जाने के बाद वहाँ पे चीफ जी हो को नए लीडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, वो भी टेम्परेरी। सनवू कहता अच्छा ऐसा है क्या? आगे लीडर जिन्वू थोड़ा सा परेशान होते हुए कहते हैं कि हालांकि मैंने वहाँ पे कुछ अजीब चीजें नोटिस की हैं। सनवू कहता है अच्छा मुझे इसके बारे में बताओ। लीडर जिन्वू बताना चालू करते हैं कि पता नहीं किसी कारण की वजह से रॉक क्लैन का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा माउंट हुआ शेख के अंदर भेजा जा रहा है। ये सुन के जूगन सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या सारा का सारा पैसा माउंट हुआ शेख के अंदर भेजा जा रहा है? तभी लीडर जिन्वू कहते हैं क्लैन लीडर आखिरकार इसका क्या कारण हो सकता है? ये सुन के सनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, वुलिंग ग्रुप के लीडर ने रॉक क्लैन को माउंट हुआ शेख को बेच दिया, दे दिया ताकि वो अपनी आंखें बंद रखे और वुलिंग ग्रुप के खिलाफ न जाए। ये सुन के रिन कहती है कि कुछ ऐसा सोचना कि माउंट हुआ शेख ऐसा भी कर सकता है, ये तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। जूगन कहता है कि माउंट हुआ शेख के जो एक्शन है वो पूरी तरह से सियोक सेक्ट के, अच्छाई वाले सेक्ट के नियमों के खिलाफ है। सनवू कहता है हाँ चाहे कुछ भी हो, यही हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास खुद चल के आई है, इस मौके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी को, सबसे बड़े एनिमी
को खत्म कर सकते हैं इस मौके का इस्तेमाल करके। ये सुन के वहाँ पे जितने बैठे हुए लोग होते हैं वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी सारे फैक्शन लीडर एक साथ कहते हैं कि आखिरकार हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है। और वहीं पे रिन सनवू से पूछती है क्या तुम्हारा इशारा माउंट हुआ शेख से है, क्या वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। सनवू कहता है कि अब वो समय आ गया है जब मैं आप सभी लोगों को ये रिवील करके बताऊं कि आखिरकार हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि वुलेंग ग्रुप है। वुलेंग ग्रुप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सुन के वहाँ पे जितने बैठे हुए लोग होते हैं सबके होश ही उड़ जाते हैं। तभी लीडर जिन्हू चिल्ला के कहते हैं कि क्लैन लीडर आपका मतलब वुलेंग ग्रुप से, आप वुलेंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। सनवू कहता है कि हाँ आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैंने वुलेंग ग्रुप की ही बात की। मेरे फादर के मौत होने से लेके लीडर जिन्हू को पॉइजन देने तक यहाँ पे हमारे क्लैन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हुई उन सभी चीजों के अंदर वुलेंग ग्रुप इन्वॉल्व था। उन्होंने ही सारी चीजें हमारे क्लैन के अंदर करवाई। अभी तक जितनी भी सारी चीजें हुई है उन सभी चीजों के पीछे वुलेंग ग्रुप मास्टरमाइंड है। ये सुन के तो लीडर जिन्हू के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि इनके क्लैन के अंदर जितनी भी अभी तक सारी चीजें हुई है उन सभी चीजों के पीछे वुलेंग ग्रुप है। उनका क्लैन जो अभी तक इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है उन सभी चीजों के पीछे वुलेंग ग्रुप है। आगे सनवू कहता है कि 6 दिन बाद हमारा सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और जिस दिन हमारा सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ वो दिन हमारे यून क्लैन की और वुलेंग ग्रुप की लड़ाई का दिन होगा। उस दिन हमारे यून क्लैन की और वुलेंग ग्रुप की लड़ाई होगी। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई एक सोल्जर के ऊपर अटैक करता है, उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने वाला कोई और नहीं अजूरे टीम का लीडर होता है, जो अपने सामने खड़े सोल्जर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई अजूरे यूनिफॉर्म गार्ड के सामने खड़े होने की और उनके रास्ते को ब्लॉक करने की। क्या तुम रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाना चाहते हो, उनकी बेइज्जती करना चाहते हो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी वुलेंग ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। आगे वो अजूरे गार्ड का लीडर सारे सोल्जर से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक मौका देता हूँ, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम सभी लोगों ने मेरे रास्ते को छोड़ दिया तो मैं तुम सभी लोगों को जिंदा रहने का एक मौका दे दूंगा, और तुम सभी लोगों ने मेरे 3 गिनने तक मेरे रास्ते को नहीं छोड़ा तो तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से साइड में हट जाते हैं और अजूरे गार्ड के लीडर को रास्ता दे देते हैं। जिसके बाद अजूरे गार्ड्स के लीडर सीधे चलते हुए जाते हैं और एक कमरे को ओपन करते हैं जहाँ पे वुलेंग ग्रुप का लीडर उनके सामने अपने चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। जिसे देख के वो अजूरे गार्ड का लीडर उससे पूछता है क्या है तुम ही हो वुलेंग ग्रुप के लीडर चियोन सोक। यही कहते हुए वो अपनी पावर को भी रिलीज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रहा होता है, जिसे देख के वुलेंग ग्रुप के लीडर के भी पसीने छूट जाते। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है, मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो इंसान मुरीम के अंदर जो सबसे ज्यादा 10 पावरफुल सुप्रीम है उनमें से एक है जिसका नाम यू जालिंग है। ये पर्सन कोई ऐसा है जिसे हम इंपीरियल फैमिली का ट्रम्प कार्ड भी कह सकते हैं, छुपा हुआ एक का। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती की और इस पर्सन को नाराज किया तो मैं बात पक्का कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसके हाथों मारा जाऊंगा। यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे इसके हाथों से बचा सकता है, यहाँ तक कि मैं भी इससे नहीं लड़ सकता हूँ। यही सोचकर वुलेंग ग्रुप का लीडर जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाता है और अजूरे गार्ड के लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं वुलेंग ग्रुप का लीडर चियोन सोक आपको ग्रीट करता हूँ अजूरे गार्ड के लीडर। ये देख के अजूरे गार्ड के लीडर कहते हैं कि हमेशा से जब भी गवर्नमेंट कमीशन क्लैन अपने कमीशन क्लैन को रिलीज करता है तो हमेशा से एक टेस्ट रखा जाता है, जिसके बाद जितने भी कमीशन क्लैन है जो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, टेस्ट की कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद उस टेस्ट के अंदर जो भी कमीशन क्लैन जिस प्लेस के ऊपर आता है उस हिसाब से उसको कमीशन क्लैन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में जितने भी गवर्नमेंट ने कमीशन मिशन को निकाला उनमें से सभी के ऊपर तुमने जबरदस्ती अधिकार जमा लिया और उन सभी मिशनों को तुम्हारा अकेले कमीशन क्लैन पूरा करने लगा और किसी भी कमीशन क्लैन को किसी भी दूसरे कमीशन क्लैन को कुछ भी नहीं मिलता था। ये सुन के वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कमीशन मिशन के खतरे को देख के हमेशा प्रोमिनेंस मिनिस्टर हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम उसके मिशन को कंप्लीट कर दे और पूरे जेनजिंग के अंदर हमारा कमीशन क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से प्रोमिनेंस मिनिस्टर को हमारे पास आना पड़ता था कमीशन मिशन के खतरे को देख के। ये सुन के अजूरे गार्ड के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हारा कमीशन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल है और स्किल है तो फिर तुम्हारा कमीशन क्लैन इस कमीशन मिशन को कैसे फेल कर दिया और इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है कि हमने इस मिशन को इसलिए फेल कर दिया क्योंकि इस कमीशन मिशन का जो रूट था, रास्ता था, उसे प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो ने तय किया था, इसकी वजह से हमने इस मिशन को फेल कर दिया। ये सुन के अजूरे गार्ड के लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी सारी गलती प्राइम मिनिस्टर कोंग वी सो के ऊपर डालने की। वुलेंग ग्रुप का लीडर कहता है कि मैं किसी के ऊपर भी अपनी गलती को डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो सच है। और वैसे भी प्रोमिनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी जितनी भी बातचीत हुई थी मीटिंग के दौरान वो सब हमारे रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं तो फिर आप उस रिकॉर्ड बुक को देख के ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं जितने भी चीजें कह रहा हूँ पूरी तरह से सच है। ये सुन के वो अजूरे गार्ड के लीडर उसको कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। आगे अजूरे गार्ड के लीडर कहते हैं कि मुझे वो रिकॉर्ड बुक ला के
दिखाओ। ये सुनने के बाद वुलेन ग्रुप के लीडर सीधे वहाँ से जाते हैं और उस रिकॉर्ड बुक को लाके अजूरे स्क्वाड के लीडर को दे देते हैं। जिसके बाद अजूरे स्क्वाड का लीडर उन सारी चीजों को पढ़ने लगता है जो प्रोमिनेंस मिनिस्टर के साथ वुलेन ग्रुप ने बातचीत की होती है। उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अजूरे स्क्वाड के लीडर पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं, वो वहीं पे ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी वुलेन ग्रुप के लीडर पीछे से कहते हैं, क्या अब आपको मेरी बातों पे भरोसा हुआ कि मैंने जो भी कुछ कहा वो पूरी तरह से सच है? अब तो मैंने आपको अपनी इनोसेंट को भी प्रूफ कर दिया। लेकिन तभी अचानक से अजूरे गार्ड के लीडर कहते हैं कि मैं तुम्हें 6 दिन का समय देता हूँ, अगर तुमने 6 दिन के अंदर योर हाइनेस के प्रिंसेस के सामानों को नहीं ढूंढा तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुमने आज तक जितने भी काले काम किए मैं उन सभी को सबके सामने ला दूंगा, जिसके बाद तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कहते हुए अजूरे गार्ड के लीडर वहाँ से जाने लगते। लेकिन तभी वुलेन ग्रुप के लीडर पीछे से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो इस गवर्नमेंट अफेयर के अंदर नहीं आएगा। ये सुन के अजूरे गार्ड के लीडर वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे वुलेन ग्रुप के लीडर प्रोविंस मिनिस्टर और अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप इस अफेयर के अंदर नहीं आना चाहिए। आगे अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर जैसे ही वहाँ से निकलता है तो वुलेन ग्रुप के लीडर अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अपने दांत को पीसते हुए अपने सामने रखे हुए टेबल के ऊपर हाथ मारते और अपने सामने रखे हुए टेबल को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देते हैं। जिसकी आवाज को सुन के जल्दी से वहाँ पे भागते हुए वाइस लीडर आता है और पूछता है कि आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये किस तरह की आवाज थी। तभी वुलेन ग्रुप का लीडर गुस्से में कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें खराब से खराब सिचुएशन के लिए भी तैयार होना होगा। फिर वो वाइस लीडर से कहते हैं कि मैं तुम्हें जब ऑर्डर दूंगा तो यहाँ पे हमारे जितने भी ट्रेस है, निशान है, उन सभी को खत्म कर देना, मिटा देना। हमें अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स? तुमने अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की ही बातें की ना? तभी हमें दिखाया जाता है वो ये सारी बातें सनवू से कह रहे होते हैं जो उनके सामने अपने घुटनों पे होता है, जो उनसे कह रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की ही बातें कर रहा हूँ। और वहीं पे हमें एक वुलेन ग्रुप के पर्सन को भी दिखाया जाता है जो सनवू को वहाँ पे देख के और उसे ड्रग्स की बातें करते हुए देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोच रहा होता है, डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये यून क्लैन का कमीना यून सनवू हमारे साथ ऐसा करेगा। ये पहले हमारे साथ ज्वाइन हुआ, अब हमारे पीछे गद्दारी कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। पहले तो हमें इस बात का शक था कि हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, हमारे जेल पे जो भी अटैक हुआ है, उन सभी के पीछे यून सनवू है। लेकिन अब इसको यहाँ पे देख के मुझे ये बात कंफर्म हो गया है कि हमारे जेलों पे जितने भी अटैक हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया है और हमारे साथ अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए उन सभी के पीछे ये कमीना यून सनवू है। अगर इन सारी चीजों के पीछे ये कमीना यून सनवू है तो यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, ताकि यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ है मैं उन सारी चीजों को कमांडर को रिपोर्ट कर पाऊँ, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे साथ जो कुछ भी है उन सभी चीजों के पीछे ये कमीना यून सनवू है। यही सोचकर वो पर्सन पीछे की तरफ देखता है, उसके पीछे उसके जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं उन सभी को इशारा करता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो जैसे ही इशारा करता है तो उसके जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके इशारा समझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग जल्दी से उसके साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसे देख के अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर चिल्ला के कहते हैं कि जो जहाँ खड़ा है वहीं पे रुकेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और वो पर्सन जो वुलेन ग्रुप से होता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल रहा होता है उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को कर देते हैं, उसे उसकी जगह पे ही रोक देते हैं। फिर आगे अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ से किसी को भी बाहर जाने का ऑर्डर नहीं देता हूँ तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी कहा है तुम सभी लोग मेरी बातों को मानोगे। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बातों को नहीं माना, मेरे ऑर्डर को डिसओबे किया, तो आगे जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुन के वो वुलेन ग्रुप का जो पर्सन होता है वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से कहते हैं, जिस मैटर के बारे में तुम अभी मुझे बताने वाले हो वो मैटर कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे मैं सुन के भी नजरअंदाज कर सकता हूँ। ये मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम बोलने वाले वो कोई मजाक नहीं है, इसलिए तुम अभी जो बोलोगे तुम्हें उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपने शब्दों की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। बेक यून क्लैन के यून सनवू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुन के सनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलूंगा मैं उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अपने एक एक वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और वहीं पे सनवू को ऐसा बोलते हुए देख के वुलेन ग्रुप का जो पर्सन होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है कि कहाँ से वो भाग पाए, कहाँ से वो निकल पाए। आगे अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला, तुमने इसके बारे में पता कैसे लगाया? सनवू बताता है कि मुझे इसके बारे में पता तब चला जब उनके एक सबऑर्डिनेट ने मेरे यून क्लैन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की, तब मैंने इसके बारे में पता लगाया। उन्होंने मेरे फादर और मेरे ब्रदर को पॉइजन दे दिया और उस पॉइजन से उन्हें मार डाला और मैं उसी ड्रग के बारे में अभी बात करने वाला हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस पर्सन को उस ड्रग का इस्तेमाल करते हुए देखा था। उस पर्सन ने उस ड्रग का इस्तेमाल मेरे ब्रदर के ऊपर किया था मेरी आंखों के सामने, और उस पर्सन ने जैसे ही अपने ड्रग का इस्तेमाल मेरे ब्रदर के ऊपर किया तो वो पर्सन मेरे ब्रदर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। और फिर मुझे जीवन फैमिली के अंदर से उनकी अकाउंट्स की बुक मिली जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी अलाई थी। और जैसे ही मैंने उस अकाउंट के बुक को खोल के देखा तो मुझे सारी डिटेल्स मिल गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। उनके अंदर
अंदर सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डिटेल्स थी, जिसके मिलने के बाद आखिरकार मैं असली कल्प्रिट के बारे में पता लगा पाया जो इन सभी लोगों को पीछे से कंट्रोल कर रहा है और असली मास्टरमाइंड है। और वहीं पे वो वुलियन ग्रुप का पर्सन जैसे जैसे सनवू आगे सारी चीजें बता रहा होता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो अपने चारों तरफ वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। आगे वो अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से पूछता है, जबकि तुम्हें उस असली कल्प्रिट के बारे में पता है तो मुझे उसके बारे में बताओ कि आखिरकार वो असली कल्प्रिट है कौन। सनवू बताता है कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि पूरा का पूरा एंटायर वुलियन ग्रुप है। ये सुनकर तो वहाँ पे जो वुलियन ग्रुप का पर्सन होता है उसकी बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है। वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। ये सुनते ही उसके सभी सोल्जर्स उसके साथ वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि इन सभी लोगों को बंदी बना लो, कैप्चर कर लो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सभी को एक जगह ब्लॉक कर देते हैं। ये देख के वुलियन ग्रुप का पर्सन अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि इस पर्सन ने हमारे पर जो भी आरोप लगाया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से झूठे हैं। इस आदमी के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है जिसे यह साबित होता है कि हमने इन सारे बुरे कामों को किया है और हम असली कल्प्रिट हैं। इसके पास खोखले शब्द है जिससे आप सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, बहका रहा है, ताकि आप सभी लोग हमें कल्प्रिट समझे, असली अपराधी समझे। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा बुरे काम करेंगे और अपना इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस फैला लेंगे जेनजिंग के अंदर और प्रोविनेंस मिनिस्टर को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? अगर सच में हमने इतना ज्यादा बुरा काम किया होता तो पक्का प्रोविनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में पता चल गया होता। तो आखिरकार आप प्रोविनेंस मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते कि हमने कुछ भी नहीं किया है? यही कहते हुए वो पर्सन अपने चारों तरफ प्रोविनेंस मिनिस्टर को ढूंढने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार प्रोविनेंस मिनिस्टर कहाँ है, उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पे। प्रोविनेंस मिनिस्टर, अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बाहर आ जाइए और इन सभी लोगों को बताइए कि हमने कुछ भी नहीं किया। प्रोविनेंस मिनिस्टर जल्दी से बाहर आइए। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख के सनवू उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस बार प्रोविनेंस मिनिस्टर का सहारा लेके भी यहाँ से भाग पाओगे? ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सनवू आखिरकार कह क्या रहा है। तभी वो सनवू से पूछता है कि यार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सुन के सनवू कहता है, मैं तुम्हें अपनी बातों का मतलब समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो तुम मुझसे अभी मांग रहे थे, एविडेंस मांग रहे थे ना, चलो मैं तुम्हें एविडेंस दिखाता हूँ। यही कहकर सनवू चिल्ला के कहता है कि बाहर आ जाओ। ये सुनते ही ज़ूरी और नोरिन किसी एक लड़की को लेके बाहर आती हैं, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड का लीडर चौंकते हुए कहता है, ये लड़की तो। सनवू उसकी बातों को पूरा करते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी है, लेडी डैंग। ये वुलियन ग्रुप ने प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद उसे एक होस्टेज के रूप में रख के प्रोविनेंस मिनिस्टर को हमेशा धमकाया करते थे और उनका मुंह बंद करा दिया करते थे। तभी प्रोविनेंस मिनिस्टर पीछे से आते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने अभी तक जितनी भी सारी बातें कही है वो पूरी तरह से सच है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। वुलियन ग्रुप ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे धमकाना चालू कर दी और अपने सारे काले काम छुपाने लगे मुझे धमका के। और मुझे अपनी बेटी को बचाना था, मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना था, जिसकी वजह से मैं भी अपना मुंह नहीं खोल पाता था कभी भी। और मुझे अभी तक जितनी भी सारी बातें सुननी पड़ी है वो सारी बातें वुलियन ग्रुप की वजह से पड़ी है। जब उस समय तुम मेरे पास आए थे और तुम मुझसे वुलियन ग्रुप के बारे में सारी चीजें पूछ रहे थे, उसके बारे में सवाल पूछ रहे थे, तब मैं उन सारी चीजों के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन उस समय मैंने अगर तुम्हें वो सारी बातें बता दी होती तो अभी तुम्हारे सामने मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। मुझे अपनी बेटी को बचाना था, जिसकी वजह से मैंने उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जबकि इन दोनों ने मेरी बेटी को बचा लिया है तो मेरे पास अब कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना मुंह बंद रखूं और सच ना बोलूं। और वहीं पे वो वुलियन ग्रुप का पर्सन जैसे ये देखता है कि प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी उनके चंगुल से आजाद हो चुकी है, प्रोविनेंस मिनिस्टर अब उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो बिना फाइट के यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा। अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे यहाँ से फाइट करके ही निकलना होगा। जो समझ में आते ही वो पर्सन अपने सभी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सभी सोल्जर्स अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो, इन सभी लोगों को अटैक करके इन सभी को खत्म कर दो। ये सुन के वुलियन ग्रुप के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती हैं और अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो, इन सभी वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स को अरेस्ट कर लो। इन सभी लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए और जो भी रजिस्ट करने की कोशिश करे उन सभी के सर उनके धड़ से अलग कर दो। ये सुनते ही अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड भी आगे बढ़ती है, उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और फाइट स्टार्ट होते ही वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, उन सभी लोगों को खत्म करने लगते हैं। नंबर्स में काफी ज्यादा होने की वजह से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वुलियन ग्रुप अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के कितने सोल्जर्स को मार रहा होता है। लगातार अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं। ये देख के वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स की हिम्मत टूट जाती है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। और वहीं पे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भी पीछे नहीं होते, वो लगातार अपने भाले से वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं, उनके सर को उनके धड़ से अलग करे जा रहे होते हैं। ये देख के वो वुलियन ग्रुप का पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि अगर इसी स्पीड से मेरे सोल्जर्स मरते रहे तो ना मैं बच पाऊंगा ना मेरे सोल्जर्स, सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। मुझे
किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के निकलना होगा। यही कहते हुए अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। उसे ऐसा करते हुए अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भी देख लेते हैं। उसे ऐसा करते हुए देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी से उसे दूर हट जाओ, उसे डॉज करो। वो जैसे ही ऐसा कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो धमाका सच में काफी बड़ा होता है। फिर उस धमाके के बाद जैसे ही वहाँ से धीरे धीरे करके धूल हटने लगती है तो हमें दिखाया जाता है अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के सभी सोल्जर सही सलामत होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता है। और जब पूरी तरह से वहाँ से धूल हटती है, सब कुछ वहाँ से साफ होता है, तभी हमें दिखाया जाता है अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर वहाँ पे एक शील्ड बना लिए होते हैं उस धमाके से बचने के लिए। और शील्ड के कारण ही वहाँ पे जितने भी अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते वो जिंदा बच पाते, वरना उस धमाके के अंदर वो सभी लोग मारे जाते। फिर आगे अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने चारों तरफ उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका होता है, जिसे देख के वो अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि उसने एक्सप्लोजन करके हम सभी लोगों का ध्यान बताया, ताकि उस मौके का फायदा उठा के वो यहाँ से भाग पाए। जल्दी से उसे पकड़ो, वो यहाँ से बच के भागना नहीं चाहिए। तभी सनवू काफी तेज से अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के पीछे से निकलते हुए कहता है कि आप इसे मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। यही कहते हुए सनवू काफी तेज से वहाँ से जाने लगता है। हमें वुलिंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुलिंग ग्रुप के सभी अलायंस और साथ ही साथ वुलिंग ग्रुप के सभी फैक्शन लीडर बैठे हुए होते हैं। तभी वहीं पे माउंट हुआ शेख के वो मास्टर वुलिंग ग्रुप के लीडर से कहते हैं कि तुमने जो मुझे पावर दिया है और मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है, मुझे पता नहीं कि मैं उसका बदला आपको कैसे चुकाऊंगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि हाँ, कोई भी इंसान किसी को भी इतनी पावर नहीं दे सकता है, ना कोई इंसान बिना ट्रेनिंग के इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन आपने माउंट हुआ शेख के मास्टर को इतना ज्यादा ग्रेट पावर दिया और उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, ये चीज आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है वुलिंग ग्रुप के लीडर। उसके साइड में बैठा पर्सन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय माउंट हुआ शेख हमारे साथ ज्वाइन हुआ था और हमारा इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, उसी समय माउंट हुआ शेख हमारा ब्रदर बन गया और हमारे ब्रदर को मैं ये वादा करता हूँ कि हम उसके दिल से सपोर्ट करेंगे और माउंट हुआ शेख को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और माउंट हुआ शेख को राइस होने में मदद करेंगे। हम माउंट हुआ शेख को मुस्लिम यूनियन से भी बड़ा बनाएंगे। ये सुन के माउंट हुआ शेख के मास्टर कहते हैं कि आप जो हमारी इतनी ज्यादा राइस होने में मदद कर रहे हैं, ऊपर आने में मदद कर रहे हैं, हम आपको इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। हालांकि मुझे ये बात जान के काफी सरप्राइज हुआ था कि उसके जैसा कोई पर्सन हमारे शेख का मेंबर हो सकता है। अगर शेख लीडर ने पहले ही हमें ये बात बता दी होती तो मेरा पूरा का पूरा माउंट हुआ शेख बिना किसी हेजिटेशन के आपके साथ जुड़ गया होता और बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़ा होता। अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि माउंट हुआ शेख के मास्टर किस पर्सन की बात कर रहे हैं, आगे हमें कहानी में पता चल जाएगा। तो आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि आपको उसके बारे में कहीं भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट हमारे शेख के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में से एक है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आप कहीं भी ऐसे ही इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन जानता है कि आप हमारे शेख के साथ ज्वाइन हुए हैं और वो पर्सन आपके ज्वाइन होने से काफी ज्यादा खुश है, जिसकी वजह से वो पर्सन कभी भी हमें अपने से मिलने के लिए बुला सकते हैं। इसकी वजह से इंतजार करे कि हमें हमारे पास बुलावा है उनसे मिलने का। ये सुन के वहाँ पे जितने भी फैक्शन लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग ऐसे ही वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है, जिसे सुन के वहाँ पे एक फैक्शन लीडर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज है, बाहर से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही है। और वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर सोच रहे होते हैं ये आवाज कुछ तो अलग है, इस आवाज के अंदर कुछ तो अजीब है। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये आवाज काफी ज्यादा अजीब है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो समझ में आते ही वो कहते हैं ये आवाज कहीं वो तो नहीं हो सकता है। ये समझ में आते वो जल्दी से खड़े होते हैं और बाहर जाके एक खिड़की को खोलते हैं। और वो जैसे ही खिड़की को खोलते हैं तो अपने सामने के नजारे को देख के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से काफी ज्यादा रेड स्मोक निकल रहा होता है, जिसे देख के वो सोचते हैं ये रेड स्मोक कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो योक रोक अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड का लीडर यहाँ पे आ चुका है। अगर ये सच में वही है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, हमें जल्दी से यहाँ पे सारी चीजों को साफ करना होगा। तभी पीछे से बाकी सब फैक्शन लीडर पूछने लगते हैं कि ग्रुप लीडर आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, बाहर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ये किस तरह का लाल धुआं है और बाहर इतनी सारी आवाजें क्यों आ रही है। वो ये सब कह ही रहे होते कि तभी अचानक से उन सभी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो लोग काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये करने वाला कोई और नहीं वुलिंग ग्रुप का लीडर होता है, जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी को कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो सभी फैक्शन लीडर अपनी छाती को पकड़ के वुलिंग ग्रुप के लीडर के सामने अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उनमें से कोई भी सांस नहीं ले पा रहा होता है। उन सभी को सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर काफी तेज से भागते हुए आता है। वुलिंग ग्रुप के लीडर से कहता है कि ग्रुप लीडर का आपने उसे देखा, क्या आप उसे देख पा रहे हैं वो लाल धुएं को। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है कि हाँ, इसका मतलब तो वही है कि वो आ चुका है अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड का लीडर। जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और जितनी जल्दी हो सके सारे विटनेस और एविडेंस को मिटा दो, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से रिट्रीट करके हेडक्वार्टर निकलो। वो सोल्जर कहता है कि ठीक है। आगे वुलिंग ग्रुप के लीडर कहते हैं कि जितनी
जल्दी हो सके हमारे आधे अटैक स्क्वाड को यहाँ से बाहर भेजो और उन सभी को कहो कि बाहर जाके सिविलियंस के ऊपर अटैक करे ताकि उन सभी कमीनों को यहाँ पे आने में समय लगे और जल्दी यहाँ तक ना पहुँच पाए। वो सोल्जर कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। फिर आगे वुलियन ग्रुप के लीडर अपने सभी फैक्शन लीडर्स कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने वेपन को तैयार कर लो, अब यहाँ पे एक वॉर होने वाली है। ये सुन के एक फैक्शन लीडर कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है ग्रुप लीडर। तभी दूसरा कहता है कि आखिरकार आपका वॉर से मतलब क्या है। तभी माउंट हुआ शेख के मास्टर कहते हैं कि ग्रुप लीडर, क्या आप सच में सोच रहे हैं कि आप अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के सामने खड़े हो सकते हैं और उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। ये सुन के वुलियन ग्रुप के लीडर काफी ज्यादा गुस्से में माउंट हुआ शेख के मास्टर से कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुन के माउंट हुआ शेख के मास्टर बहुत ही बुरी तरह से कांप जाते हैं। आगे वुलियन ग्रुप के लीडर कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेकार सी बातें सुन सकूं। यही कहकर वुलियन ग्रुप के लीडर चलते हुए एक तरफ जाने लगते और चलते हुए एक बुक शेल्फ के पास पहुंचते जहाँ पे काफी सारी बुक रखी हुई होती है। उनमें से एक बुक वो बाहर निकालते हैं और वो जैसे ही वहाँ पे रखी हुई एक बुक को बाहर की तरफ खींचते हैं तो वहाँ से कुछ बाहर निकलता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी फैक्शन लीडर होते हैं उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और उसे देख के तो माउंट हुआ शेख के मास्टर भी काफी सरप्राइज होते हैं। वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं ये तो वायलेंट थंडर बॉम्ब है। ये वायलेंट थंडर बॉम्ब तो मार्शल वर्ल्ड के मोस्ट फॉरबिडन ऑब्जेक्ट में से एक है। आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और बस इतना ही नहीं, वहाँ पे कोई एक नहीं बल्कि तीन है। ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वुलियन ग्रुप के लीडर एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहते हैं क्या इतना काफी होगा, क्या ये 3 काफी होगा इस पूरे शहर को बिना किसी निशान के पूरी तरह से खत्म करने के लिए। मैं इस वायलेंट थंडर बॉम्ब का इस्तेमाल करके इस पूरे शहर को बिना किसी निशान के पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस जगह पे जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को बिना किसी निशान के खत्म कर दूंगा। ये सुन के वहाँ पे जितने फैक्शन लीडर होते हैं उन सभी की फट जाती है इतना ज्यादा खतरनाक आइडिया को देख के। वुलियन ग्रुप के लीडर ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से काफी ज्यादा लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे देख के वुलियन ग्रुप के लीडर बाहर देखते हैं और जोर से चिल्ला के कहते हैं अजूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर, क्या ये तुम ही हो, क्या तुम ही यहाँ पे इतने ज्यादा आतंक को मचा रहे हो। यही कहकर वो जैसे सामने की तरफ देखते हैं उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रुप का वाइस लीडर होता है। मैं पिछली बार इसके बारे में भूल गया था, लेकिन ये वाइस लीडर है वुलियन ग्रुप का। आगे हमें वुलियन ग्रुप के वाइस लीडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान होता है। वो धीरे धीरे करके पूरा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी वुलियन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं उन सभी की काफी ज्यादा फटी हुई होती है। वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं उसे देख के। और वहीं पे वुलियन ग्रुप का वो वाइस लीडर सभी लोगों से चिल्ला के कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी सोल्जर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सभी लोगों की हालत खराब होती है उससे। सभी लोग उसे दूरी बना रहे होते हैं। तभी कोई उस वाइस लीडर के सर के ऊपर पीछे से अटैक करता है। वो वाइस लीडर वहीं पे गिर के मारा जाता है और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है, जो उस धुंध से बाहर आते हुए कहता है कि सच में ये धुंध मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही है, लेकिन ये धुंध इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे ब्लॉक कर सके, मुझे रोक सके। मैं इस धुंध के अंदर भी बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। मैंने इस धुंध से पहले भी काफी ज्यादा पावरफुल धुंध का सामना किया। उन सभी धुंध के सामने ये धुंध तो कुछ भी नहीं है, एक पीस ऑफ केक के बराबर है। और तुम सभी लोगों को क्या लगा, तुम सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर धुंध के साथ मुझे रोक लोगे। सच में तुम सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर आगे सनवू चिल्ला के कहता है कि वुलियन ग्रुप के लीडर चियोन सोक, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ और मुझसे फाइट करो। लेकिन तभी वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग अपने बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, इसे चारों तरफ से घेर लो। हमारे सामने बस एक ही एनिमी है, हम इसे अपनी कंबाइन स्ट्राइक के एक ही अटैक में खत्म कर सकते हैं। इसकी वजह से सभी लोग अपने पोजीशन में आ जाओ। ये सुन के सनवू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों से लड़ने के लिए अकेला रहूंगा? सच में अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। यही कहकर सनवू बस अपनी एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते उसके चारों तरफ उसके स्केलेटन आर्मी खड़ी हो जाती है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा स्केलेटन आ जाते हैं, जिसके बाद सनवू उन सभी सोल्जर से कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक नेक्रोमेंसर की पावर क्या होती है, उसे उलझने का नतीजा क्या होता है। ये सीन और सनवू का ये डायलॉग सच में काफी ज्यादा इकोनिक है। मुझे ये मूवमेंट काफी ज्यादा पसंद है। वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उन स्केलेटन को देख के उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरह का चीज है, क्या ये जेंसिन है, वही इंसान के मरने के बाद जो ज़ॉम्बी की तरह वो लोग बनाते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं ये लोग। तभी एक दूसरा सोल्जर कहता है कि नहीं वो जेंसिन नहीं है, बिल्कुल भी वो जेंसिन की तरह नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक स्केलेटन है, एक स्केलेटन सोल्जर। लेकिन आखिरकार ये सभी लोग एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने आज से पहले इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, ना इसके बारे में सुना है, तो आखिरकार ये सब है क्या। तभी एक सोल्जर काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर है जो यहाँ पे हम सभी लोगों को खत्म करने के लिए आया है। और वहीं पे सनवू उन सभी को ऐसे घबराते हुए देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अभी जो मैक्सिमम मैं स्केलेटन सोल्जर को समन कर सकता हूँ उसका नंबर है आज सीलिंग
लेकिन भविष्य में मैं जल्दी ही इस नंबर को 100 तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद मैं 100 स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी को समन कर पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन छोटे मोटे वुलेन ग्रुप के कमजोर कुत्तों को खत्म करने के लिए मेरे 60 स्केलेटन सोल्जर्स काफी है, जिसकी वजह से मैंने अभी इसका 60 स्केलेटन सोल्जर समन किया है। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए सभी सोल्जर से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कर क्या रहे हो और तुम सभी लोग किससे डर रहे हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन चोरोचिंग स्क्वाड लीडर होता है, आह नो जोंग। आगे हो जोंग सभी सोल्जर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सभी सोल्जर्स बस हड्डियों के ढांचे हैं जिन्हें तुम अपने एक ही स्ट्राइक में बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हो। ऊपर से तुम सभी लोग नंबर्स में उससे काफी ज्यादा हो, इसका तुम्हें एडवांटेज भी है। तो फिर आखिरकार तुम सभी लोग को इतना डरने की जरूरत क्या है। तुम सभी लोग हिम्मत से अपनी तलवार को उठाओ और जो हमारे सामने वो डिमोनिक सेक का बास्टर है उसको खत्म कर दो और साथ ही साथ उसके सारे स्केलेटन सोल्जर्स को भी खत्म कर दो। उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। ये सब सुन के वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के सनवू स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मजाक है। यही कहकर सनवू अपने सभी स्केलेटन सोल्जर से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे कमांड को ध्यान से सुनो। सामने से जितने भी सोल्जर्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उनमें से एक एक को चुन चुन के मारो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुन के सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स भी काफी तेज से अपने वेपन को लेके आगे बढ़ते हैं। उन सभी दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स अपने वेपन से उन वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स को बड़ी आसानी से बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। वहीं पे वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स से अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे होते और बड़ी आसानी से उनके एक एक मुंह पे मारे जा रहे होते हैं। जिसे देख के वो होजोंग सोच रहा होता है कि आखिरकार इन जैसे कोई हड्डियों के ढांचे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो भी कोई लो ग्रेड के मार्शल आर्ट नहीं बल्कि हाई ग्रेड के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे। और साथ ही साथ हम इनसे नंबर्स में काफी ज्यादा है, से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स नंबर में हमसे इतने ज्यादा कम होने के बावजूद बड़ी आसानी से हमारे सभी सोल्जर्स का सामना कर पा रहे हैं और उन सभी को बड़ी आसानी से मारे जा रहे हैं। हमारे सोल्जर्स तो उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स के सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने आप को बचा तक नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता तो मुझे इस बात पे कभी भरोसा ही नहीं होता कि उनमें से एक एक स्केलेटन सोल्जर्स एक एक मॉन्स्टर एक ट्रांसेंडेंट लेवल का एक्सपर्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा और वो सभी स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे सभी सोल्जर्स को इसी तरह मारते रहे तो हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। जल्दी मेरे सभी सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं, कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। यही कहकर वो अपने हाथ से कोई इशारा करता है और वो जैसे ही ऐसा करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सच में ये एक्सप्लोजन काफी बड़ा होता है जिसके अंदर उसके खुद के सोल्जर्स मारे जाते हैं और जो सोल्जर्स उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं तो वहाँ पे लगी हुई आग से वहाँ पे जल के मरने लगते हैं और काफी चिल्ला रहे होते हैं और मदद की भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे होजोंग को अपने खुद के सोल्जर्स के मरने का कोई भी गम नहीं होता है, तो वो तो खुश होते हुए सोच रहा होता है इस तरह के कोई बड़े एक्सप्लोजन से कोई भी एक बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं बच सकता है। तो तुम्हारे स्केलेटन सोल्जर्स क्या है, तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर भी इस एक्सप्लोजन से नहीं बचे होंगे। जून सनवू तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर की हड्डियां भी नहीं बचेंगी इस एक्सप्लोजन फायर के अंदर, उन सभी की हड्डियां भी गल जाएंगी। होजोंग ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी होजोंग अपने सामने के नजारे को देख के पूरी तरह से दंग रह जाता है, शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं उनमें से किसी को भी उस धमाके से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, उन लोगों को एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है उस धमाके से। जिसे देख के सनवू होजोंग से कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम ऐसे किसी कमजोर धमाके से मेरे स्केलेटन सोल्जर्स को रोक लोगे और उन्हें खत्म कर दोगे। ऐसे छोटे मोटे धमाकों से तो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स रोज खेला करते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे छोटे मोटे धमाकों से इस जगह की सिचुएशन को चेंज कर दोगे। अगर तुम्हें इस जगह की सिचुएशन को चेंज करना है तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा और इफर्ट लगाना होगा ताकि तुम इस जगह की सिचुएशन को चेंज कर पाओ। यही कहते हुए सनवू फिर हंसते हुए होजोंग से कहता है कि भले मेरे स्केलेटन सोल्जर्स को इस धमाके से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुमने खुद के अपने सोल्जर्स को इस धमाके के अंदर सेक्रीफाइस कर दिया, उन्हें पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। यही कहकर सनवू काफी हंस रहा होता है जिसकी वजह से होजोंग को काफी गुस्सा आने लगता है। वहाँ पे जो उसके बचे हुए सोल्जर्स होते हैं जो बिल्कुल अधमरी हालत में होते हैं और होजोंग से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं, होजोंग उन्हीं के ऊपर अटैक करके उन्हीं को खत्म कर देता है और उसके बाद कहता है कि जिस समय तुम सभी लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया उसी समय मैंने तुम सभी लोगों को मरा हुआ समझ लिया। तो जो भी सोल्जर्स यहाँ से फाइट से बचने की कोशिश करेगा या यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो सभी लोग मेरे हाथों से ही मारे जाएंगे, कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। या तो लड़ो या तो मरो। यही कहकर होजोंग अपने आप को एक मास्टर में कन्वर्ट कर लेता है जिसे देख के सनवू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। वो होजोंग से कहता है कि क्या बात है, तुमने अपने आप को एक ब्लैक मेंटिस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। यही कहकर सनवू अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि सभी लोग जाग जाओ। उसके ऐसा करते ही सनवू के और भी जो स्केलेटन सोल्जर्स वहाँ पे समन हो जाते हैं जिसे देख के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो सभी लोग काफी घबराते हुए कहने लगते हैं ये
ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, ये लोग तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले जैसे ही हैं, लेकिन उसके अंदर तो हमारे भी काफी ज्यादा सोल्जर्स है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? वो सभी लोग तो मारे गए थे, वो सभी लोग फिर से जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये सुन के सनवू कहता है कि तुम सभी लोगों को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ये तो मेरी पावर है, तुम सभी लोग मुझे अनफेयर होने के लिए कोस नहीं सकते हो, क्योंकि मेरी पावर में ही अनडेड को जिंदा करना है, तुम्हें कैसे ऐसा ना करो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना वुलिंग ग्रुप के ग्रुप लीडर चियोन-सोक, क्या तुम मेरी बातों से एग्री करते हो ना? और वहीं पे चियोन-सोक उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसे लगातार घूरे जा रहा होता है। लेकिन तभी कोई पर्सन सनवू के सामने अचानक आ जाता है, जिसे देख के सनवू उसे कहता है, ओ हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। माउंट हुआ के मास्टर चेन-सू, हमें दिखाया जाता है कि मास्टर चेन-सू सनवू के सामने अपनी स्वॉर्ड लेके आए हुए होते और अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं, और सनवू से कहते हैं कि चलो अब वो समय आ गया है जब हम अपने पुराने गर्ज को सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तुमने जब मुझे ह्यूमिलेट किया था और मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी सभी लोगों के सामने, अब समय है कि मैं उसे सूद समय तुम्हें वापस करूँ, रीपे करूँ। तुमने भले मुझे पहली बार कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके हरा दिया था, लेकिन आज तुम कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और मैं आज तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ये सुन के सनवू कहता है कि हाँ ये मेरे लिए भी अच्छा होता कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह से कुत्ते की तरह मारता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे पहले कोई ऐसा है जो तुमसे लड़ना चाहता है। ये सुन के माउंट हुआ सेक के मास्टर चेन-सू कहते हैं कि आखिरकार तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, ऐसा कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? वो ऐसा कहते हैं कि तभी अचानक से सनवू के शरीर से काफी एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पे कोई समन होने लगता है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने हिडन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड सेज म्योंग ग्योंग खुद से यहाँ पे समन हो रहे हैं। तभी सनवू के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसे बताया जाता है स्केलेटन कमांडर स्वॉर्ड सेज गोंग स्योंग उसको अपने सबसे बड़े गुस्से को जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट्स 200% से इंक्रीज हो गए हैं। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड सेज समन हो जाते हैं, जिसे देख के सनवू उनसे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे डिसिपल के सामने लाऊंगा, तो चलो मैंने जो तुमसे वादा किया था तो मैंने पूरा कर दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे प्रिय डिसिपल के सामने ला के खड़ा कर दिया है, तो तुम्हें अब जो करना है करो, तुम अपने प्रिय डिसिपल को अपने हाथों से ही खत्म कर दो। हमें स्वॉर्ड सेज के बारे में बताया जाता है। स्वॉर्ड सेज एक ऐसा टाइटल है जो मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ऑनरेबल टाइटल में से एक है। ये टाइटल किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है, ये टाइटल किसी भी इंसान को तब दिया जाता है जब उसका कैरेक्टर मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीलेंट हो और उसका स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल हो कि उसका सामना कोई भी इंसान न कर पाए, उसके स्वॉर्ड के सामने कोई भी खड़ा न रह पाए, तब जाके किसी भी इंसान को स्वॉर्ड सेज का टाइटल दिया जाता है। और ये जो पर्सन है स्वॉर्ड सेज मोय ग्योंग, ये अपने टाइम का सबसे ज्यादा ऑनरेबल स्वॉर्ड सेज में से एक है, जिसकी सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है, इज्जत किया जाता है। इस स्वॉर्ड सेज की लोग आज भी उतनी ही ज्यादा इज्जत करते हैं जितना इसे मरने से पहले दिया जाता था। ये स्वॉर्ड सेज सच में अपने टाइम का सबसे महान स्वॉर्ड सेज में से एक था। फिर हमें माउंट हुआ सेक के मास्टर को दिखाया जाता है, उसके साथ जो भी फैक्शन लीडर होते वो सभी लोग स्वॉर्ड सेज की एनर्जी को फील करके उसकी पावर को महसूस करके काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उन सभी की काफी ज्यादा फट गई होती है स्वॉर्ड सेज को देख के, और वहीं पे माउंट हुआ सेक के मास्टर स्वॉर्ड सेज को देखते हुए सोच रहे होते हैं आखिरकार इस स्केलेटन मॉन्स्टर को देख के इसकी एनर्जी को फील करके मुझे स्वॉर्ड सेज गोंगसोन की क्यों याद आ रही है, लेकिन आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है किसी स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से स्वॉर्ड सेज की एनर्जी को फील करना, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्या मैं कुछ गलत सेंस कर पा रहा हूँ? क्या मैं इसके अंदर से जो एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ शायद वो मेरा भ्रम हो सकता है? उसके ऐसे रिएक्शन को देख के सनवू उससे कहता है तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे सामने जो स्केलेटन खड़ा है वो तुम्हारा खुद का मास्टर स्वॉर्ड सेज मास्टर चेन-सू है। क्या तुम उन्हें अभी तक नहीं पहचान पाए? सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो तुम खुद के मास्टर को नहीं पहचान पाए। सच में तुमने इतना ज्यादा क्राइम और करप्शन कर दिया कि तुम्हारे मास्टर को मरने के बाद भी तुमने चैन से नहीं जीने दिया, तुमने उनको मरने के बाद भी उन्हें जिंदा कर दिया, यहाँ तक कि स्वॉर्ड सेज को मरने के बाद भी अपने खुद के डिसिपल को खत्म करने के लिए जिंदा होकर आना पड़ा। सच में तुम कितने ज्यादा गिरे हुए पर्सन हो। ये सब सुन के माउंट हुआ सेक के मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते और वहीं पे जितने भी फैक्शन लीडर होते पीछे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी स्वॉर्ड सेज कहते हैं हाँ आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना, स्वॉर्ड सेज कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मेरे गलत डिसीजन से मेरा जो माउंट हुआ सेक्ट है जो पहले इतना ज्यादा अच्छा और ईमानदार हुआ करता था वो आज पूरी तरह से करप्शन और इविलनेस से भर चुका है। जो मेरा माउंट हुआ सेक्ट पहले लोगों के लिए एक अच्छाई का प्रतीक हुआ करता था उसके अंदर बेईमानी और पूरी तरह से करप्शन भर चुका है। इसी की वजह से आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा ताकि जितने भी लोगों ने मेरे माउंट हुआ सेक्ट के नाम को बदनाम किया है उसे मिट्टी में मिलाया है उन सभी कमीनों को अपने हाथों से खत्म कर सकूं और मेरे माउंट हुआ सेक्ट को बिल्कुल पहले जैसा अच्छा और साफ सुथरा बना सकूं। ये सब सुन के वहीं पे माउंट हुआ सेक्ट के मास्टर का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया होता है। वो जोर से चिल्ला के कहता है कि बस बहुत हो गया, बस करो अपना बकवास। तुम्हें क्या लगता है तुम इन छोटे मोटे जादू का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ बना लोगे? अगर सच में तुम ऐसा
सोचते हो तो तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे सामने जो स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा है वो कभी भी मेरे मास्टर स्वॉर्ड सेज गोंगसू नहीं हो सकते हैं। ये सब एक छलावा है। मेरे सामने जो स्केलेटन खड़ा है वो बस एक हड्डियों का ढांचा, उसके अलावा वो कुछ और नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन छोटे मोटे ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ बना पाओगे? मैं कभी भी तुम्हारे इन छोटे मोटे ट्रिक के अंदर नहीं फंसूंगा। सनवू कहता है क्या सच में? तभी एक दूसरा फैक्शन लीडर माउंट वासेक के मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि वो बस हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम गुस्से में आके कोई गलती कर दे और वो उसका फायदा उठा ले, और भले ही हमारे सामने जो स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा है वो भले कोई असली स्वॉर्ड सेज ही ना हो, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस एक हड्डियों का ढांचा और वो असली स्वॉर्ड सेज जितना कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता है। ये सुन के माउंट वासेक के मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी हमने उनसे काफी सुपीरियर पावर को पहले ही ऑब्टेन कर लिया है। यही कहते वो अपनी डेमोनिक पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके सर से काफी डेमोनिक ऑरा निकलने लगता है। फिर वो कहते हैं वो हड्डियों का ढांचा भले ही असली स्वॉर्ड सेज क्यों ना हो और भले ही वो असेंडेंट लेवल पे क्यों ना हो, फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले स्वॉर्ड सेज से भी ज्यादा सुपीरियर पावर को ऑब्टेन कर रखा है। ये सब सुन के सनवू उससे कहता है सच में जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद था, तुम पूरी तरह से पावर के नशे में अंधे हो चुके हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम कभी भी स्वॉर्ड सेज से अपने शब्दों के बलबूते पे नहीं जूझ सकते हो। यही कहकर सनवू स्वॉर्ड सेज से कहता है स्वॉर्ड सेज अब आप उसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। ये सुन के स्वॉर्ड सेज काफी तेज से उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसका सामना करने के लिए उधर से भी दो फैक्शन लीडर काफी तेज से स्वॉर्ड सेज के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देख के स्वॉर्ड सेज एक फैक्शन लीडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जो अटैक सीधे उस फैक्शन लीडर को लगता है और वो फैक्शन लीडर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी दूसरा फैक्शन लीडर जो उस पर्सन के साथ स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड सेज के पीछे से उनके ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को स्वॉर्ड सेज बड़ी आसानी से नोटिस कर लेते हैं और उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाते हैं, और फिर उस दूसरे फैक्शन लीडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से काफी तेज से काफी सारे स्लैशेस लगा देते हैं। ये स्लैशेस इतने ज्यादा तेज होते हैं कि वो फैक्शन लीडर रिएक्ट तक नहीं कर पाता, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर कब अटैक हो गया, उसकी बॉडी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। ये देखकर वहाँ पे जो दूसरे फैक्शन लीडर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम कमीने मॉन्स्टर कहीं के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दो साथी को मारने की? तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। यही कहते हुए वो लगातार स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे स्वॉर्ड सेज उन सभी के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहे होते हैं, और तभी वो डॉज करते हुए एक फैक्शन लीडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड सेज का अटैक सीधे जाके उस फैक्शन लीडर के पेट के ऊपर लगता है, और वहाँ पे उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के अंदर वो दूसरा फैक्शन लीडर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और उस धमाके के प्रेशर की वजह से वो दोनों ही काफी दूर फेंका जाते हैं, और वो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहीं पे माउंट वासेक के मास्टर को भी उस प्रेशर को रजिस्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो बड़ी मुश्किल से उस प्रेशर को रजिस्ट कर पा रहे होते हैं, और वहीं पे स्वॉर्ड सेज उन दोनों फैक्शन लीडर के ऊपर हवा में ही अटैक कर देते हैं, और वो दोनों का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसे देख के माउंट वासेक के मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहे होते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो सभी लोग माउंट वासेक की ऑनरेबल एल्डर थे, और यहाँ तक कि उन सभी लोगों ने शेख से पावर को भी रिसीव किया था, तो आखिरकार वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद इतनी आसानी से कैसे उससे हार सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में स्वॉर्ड सेज की ट्रू पावर है जो आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ? जबकि यहाँ पे जितने भी मेरे एल्डर थे वो सभी लोग इससे मारे जा चुके। अब यहाँ पे इसका सामना करने के लिए कोई भी बचा नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे जो वुलिंग ग्रुप के लीडर च्योन सोक ने डिमोनिक पावर दी है वो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा अगर मुझे इसका सामना करना है तो, वरना अगर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका इस्तेमाल करने से पहले स्वॉर्ड सेज के हाथों से मारा जाऊं। इसकी वजह से मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करूंगा। अब यही कहते हुए माउंट वासेक के मास्टर अपनी सारी डिमोनिक पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकलने लगता है, और साथ ही साथ उनकी पावर काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। जो अपनी पावर को महसूस करते हुए माउंट वासेक के मास्टर कहते हैं ये डिमोनिक पावर सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। मैं अपनी बॉडी के अंदर मेरी पावर को काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज होते हुए महसूस कर पा रहा हूँ, और अब फाइनली मैंने उसे ऑब्टेन कर लिया है, डिमोनिक बीस्ट की असली पावर को। यही कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते और जोर जोर से हंस रहे होते। फिर वो सनवू से कहते हैं तुम कमीने यून सनवू, क्या तुम ये देख पा रहे हो इस लाजवाब डिमोनिक पावर को जो मेरे बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है और मेरी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा रही है? अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सकता है, जो मुझसे लड़ सकता है। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, यहाँ तक कि स्वॉर्ड सेज भी अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उनका भी मुझे कोई भी डर नहीं है, उन्हें भी मैं बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपनी डिमोनिक पावर का एक नमूना दिखाता हूँ। यही कहते हुए माउंट वासेक के मास्टर अपने हाथों में काफी डिमोनिक पावर को इकट्ठा
इकट्ठा करने लगते हैं, जिसके बाद वो सीधे स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और स्वॉर्ड सेज से कहते हैं कि हड्डियों के ढांचे अब तुम्हारे खत्म होने का समय आ गया है। और वहीं पे स्वॉर्ड सेज बस अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। स्वॉर्ड सेज जैसे ही माउंट हुआ शेख के मास्टर को अपने ऊपर अटैक करते हुए आते हुए देखते हैं, वो भी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं, जिस अटैक को देख के तो एक समय के लिए माउंट हुआ शेख के मास्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे जितना जल्दी हो सके इस अटैक को डॉज करना होगा या इसके अटैक को चार्ज होने से पहले ही मुझे स्वॉर्ड सेज के ऊपर अपना अटैक करना होगा, क्योंकि ये जो अटैक है वो स्वॉर्ड सेज का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक में से एक है। अगर ये अटैक मुझे लग गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा। यही सोच के माउंट हुआ शेख के मास्टर काफी तेजी से स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पे स्वॉर्ड सेज अपने उस अटैक को पूरी तरह से रेडी कर चुके होते हैं और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे माउंट हुआ शेख के मास्टर स्वॉर्ड सेज के ऊपर अटैक करने के लिए उनके करीब जाते हैं, वो उस अटैक की एनर्जी से पीछे की तरफ धकेले जाने लगते हैं और वहीं पे स्वॉर्ड सेज इस मौके का फायदा उठाते हैं और काफी तेजी से माउंट हुआ शेख के मास्टर के ऊपर अटैक करके उनके पीछे की तरफ निकल जाते हैं। और तभी स्वॉर्ड सेज के उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर ऊपर से वो सारी चीजों को होते हुए चुपचाप बस देख रहे होते हैं। तभी हमें माउंट हुआ शेख के मास्टर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, तो ये है ट्रू स्वॉर्ड ऑफ द माउंट हुआ। यही कहते हुए माउंट हुआ शेख के मास्टर वहीं पे जमीन के ऊपर गिर जाते और वहीं पे मारे जाते हैं। जिसके बाद सन वो वुलिंग ग्रुप के लीडर को देखते हुए कहता है कि सबके सब जितने भी यहाँ पे थे सभी के सभी मारे गए, बस एक ही बचा है, वुलिंग ग्रुप के लीडर च्योन सोक। क्या तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो? तुम्हें स्पेशली मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें खत्म करने के लिए वहाँ पे आ रहा हूँ। यही कहते हुए सन वो सीधा चलते हुए वुलिंग ग्रुप के लीडर की तरफ जाने लगते और बस कुछ ही समय में जहाँ पे वुलिंग ग्रुप के लीडर जिस कमरे के अंदर होते हैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुँच जाता है। फिर वो वहाँ से उस दरवाजे के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकलते हुए देखता है, जिसे देख के सन वो सोचता है इस दरवाजे के अंदर से सच में काफी ज्यादा इमेंस डिमोनिक की निकल रहा है। ये डिमोनिक की सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे वुलिंग ग्रुप के लीडर को कम नहीं समझना चाहिए। यही सोचते हुए सन वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, उस दरवाजे के ऊपर एक स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से जो दरवाजा होता है वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा धूल ही धूल हो जाती है। उस धूल के अंदर से वुलिंग ग्रुप के लीडर सनवू से कहते हैं, सच में तुम्हें मेरे पास आने में काफी ज्यादा समय लग गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरे पास पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगेगा। फिर जैसे वहाँ पे धूल साइड में हटने लगती है तभी हमें वुलिंग ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो सीधे सनवू के सामने खड़ा होता है और सनवू से कहता है कि मैं कब से लंबे समय से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तुम जब से मेरे वुलिंग ग्रुप के अंदर एंटर किए हो और तुमने यहाँ पे जो कुछ भी है मैंने सारी चीजें देखी है, मैंने तुम्हारी एक एक फाइट देखी है, तुमने अपने एक एक फाइट के अंदर अपने स्केलेटन मॉन्स्टर का इस्तेमाल किया है और तुमने यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें की है वो अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के ही बलबूते पे की है, तुमने यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं किया है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए बिना अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के कैसे आ गए। क्या तुम्हें ये लगता है तुम अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के बिना मुझे हरा दोगे? तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो क्या? या तो फिर ये हो सकता है तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर के यूज करने की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से तुम अपने स्केलेटन मॉन्स्टर का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुन के सनवू जैसे ही वुलिंग ग्रुप के लीडर को जवाब देने जा रहा होता है तभी सनवू का ध्यान कहीं पे जाता है, जिसकी वजह से सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सनवू वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को देख रहा होता है और सनवू उसे ही देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। सनवू उसे देख के सोच रहा होता है क्या वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है। यही सोच के सनवू वुलिंग ग्रुप के लीडर से पूछता है क्या वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है, और वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स है तो आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स ही है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी नजर इतनी ज्यादा तेज होगी कि तुम वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इतनी जल्दी देख लोगे। और रही बात की आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर अगले 30 मिनट के अंदर तुम इस सिटी को छोड़ के इस सिटी से बाहर नहीं गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर है और तुम वो सभी पूरी तरह से बिना किसी निशान के इस सिटी के साथ गायब हो जाएंगे, तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। भले तुम कितने भी ज्यादा अच्छे स्वॉर्डमैन क्यों ना हो, तुम भले कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। अगर ये एक बार एक्सप्लोड कर गया तो तुम किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे। और अब मैं ही यहाँ पे इकलौता हूँ जो तुम सभी लोगों की जान बचा सकता हूँ। अब तुम सभी लोगों की जान मेरे हाथों में है, मेरे कंट्रोल में है। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम लोगों को जिंदा छोड़ना है, तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर देना है। तो ये तय कर लो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मुझे ज्वाइन कर लो और डीमन गॉड को फॉलो करना चालू कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने अभी तक जितनी भी गलतियां की है, अभी तक तुमने हमारा जितना भी नुकसान किया है, मैं उन सभी को भूल जाऊंगा और तुम्हें अपना एक साथी बना लूंगा। ये सुन के सनवू कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करो, तुम अपना ये बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द करने लगा है। आखिरकार तुम सभी कमीनों की प्रॉब्लम क्या है, जब भी तुम सभी कमीने आखिर में हार
हारने लगते हो तो तुम सामने वाले के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हो ताकि तुम उसे अपना एक साथी बना सको और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे ही लास्ट में खत्म कर सको। और तुम जैसे कमीनों को क्या लगता है मैं क्यों तुम्हारे नेमलेस भगवान को फॉलो करूंगा, जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, जिसका कोई नाम तक नहीं है। तुम्हारा वो जो भगवान है डीमन गॉड फीमन गॉड, मुझे तो लगता है कि वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट तक नहीं करता होगा। अपने डीमन गॉड की इतनी ज्यादा बेइज्जती को सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर पूरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। वो सनवू को गाली देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन गॉड के बारे में ऐसा कहने की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यही कहकर वुलिंग ग्रुप के लीडर अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती हैं और सनवू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को सनवू अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस अटैक की वजह से उस कमरे के अंदर एक धमाका हो जाता है और उस धमाके को हम क्लियरली बाहर से भी देख सकते हैं। फिर वुलिंग ग्रुप के लीडर हंसते हुए सनवू से कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को और तुम्हारे फादर को पॉइजन देके मारा, वो भी इतनी ज्यादा दर्दनाक, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत उनसे भी ज्यादा दर्दनाक रखूंगा। मैं तुम्हारे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और ये श्योर करूंगा कि तुम्हें जो मौत मिले वो दुनिया के सबसे दर्दनाक मौत हो। ये सुन के सनवू स्माइल करते हुए कहता है कि यार सच में। यही कहते हुए सनवू वुलिंग ग्रुप के लीडर को एक गाली देता है, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सनवू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे सनवू उनके सारे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। और जैसे सनवू को वहाँ पे एक ओपनिंग दिखती है, सनवू भी अपनी स्वॉर्ड से वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर एक स्लैश करता है। लेकिन वुलिंग ग्रुप के लीडर पीछे हटके सनवू के स्लैश से बच जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये कमीना उतना भी कमजोर नहीं है, मुझे केयरफुली इससे लड़ना होगा, वरना मैंने इस फाइट के दौरान एक भी गलती की तो ये कमीना इस मौके का फायदा उठा के मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर देगा। यही सोचकर वुलिंग ग्रुप के लीडर सनवू से लड़ने लगते और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते और एक दूसरे के अटैक को ही ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिसे देख के वुलिंग ग्रुप के लीडर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी तक मैं काफी लंबे समय से इस बच्चे के साथ लड़ रहा हूँ, मैंने अभी तक इसके ऊपर 100 ऑफ स्लैशेस कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक ये बच्चा पूरी तरह से सही सलामत है। मेरा एक अटैक तक इस बच्चे को अभी तक नहीं लगा। क्या सच में इस बच्चे की पावर मेरे से ज्यादा सुपीरियर है? लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे की पावर मेरे से ज्यादा सुपीरियर कैसे हो सकती है? मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बच्चे के साथ जितना ही लड़ रहा हूँ, जितना इस बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ, मुझे इसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मुझसे फाइट करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान एक असेंडेंट लेवल का भी कोई भी फाइट के बीच में किसी से फाइट करते हुए अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता है, तो आखिरकार ये बच्चा कैसे ये कर पा रहा है? इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। वुलिंग ग्रुप के लीडर ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी सनवू को एक ओपनिंग दिखती है, जिसे देख के सनवू कहता है फाइनली ये आ गया, मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के सनवू जल्दी से अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेता है, जिसके बाद सनवू उन सभी स्केलेटन सोल्जर से वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर अटैक करवा देता है। वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर उन सभी को अटैक करते हुए देख के सोच रहे होते हैं आखिरकार अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है? यही सोचते वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते और अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहे होती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। सनवू के जितने भी स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग वुलिंग ग्रुप के लीडर के ऊपर अटैक करके उसके पीछे निकल चुके होते हैं और वहीं पे वुलिंग ग्रुप के लीडर के दोनों ही हाथ पैर कट चुके होते हैं, जिसकी वजह से वुलिंग ग्रुप के लीडर अपने घुटनों पे आ जाते हैं। जिसके बाद वो सनवू को गाली देते हुए कहते हैं तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करके मुझे हराने की? ये सुन के सनवू कहता है आखिरकार तुम सभी विलन की प्रॉब्लम क्या है? तुम सभी विलन आखिरी में हार जाने के बाद ऐसा ही क्यों कहते हो कि तुमने मुझे इस तरह हराया, तुमने मुझे उस तरह हराया? तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम कमजोर हो? तुम अपने कमजोरी की वजह से हारे हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कुछ और समय दे दिया जिंदा रहने को। मैं अगर चाहता तो मैं सीधे तुम्हारे सर के ऊपर अटैक करके तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता था और तुम एक ही झटके में मारे जाते। और वैसे भी मैंने उन सभी वायलेंट थंडर बॉम्ब से भी छुटकारा पा लिया है, तो मुझे तुम्हारे पर कंसंट्रेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर चौंक जाते हैं। वो जल्दी से पीछे घूम के देखते हैं जहाँ पे उन्होंने वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को रखा हुआ होता है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वायलेंट थंडर बॉम्ब्स गायब होते हैं। ये देख के वुलिंग ग्रुप के लीडर हैरान होते हुए सोच रहे होते हैं आखिरकार इस कमीने ने फाइट के दौरान वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को कैसे गायब किया और कब गायब किया। यही सोचकर वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम शुरू से ही हमारे वुलिंग ग्रुप को टारगेट कर रहे हो बिना किसी वजह के, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार हमारे वुलिंग ग्रुप ने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया ही क्या है जिसकी वजह से तुम हमारे वुलिंग ग्रुप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुल गए हो? हमने तो सिर्फ तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे फादर को ही मारा था, ऊपर से तुम्हारा ब्रदर तुमसे प्यार भी नहीं करता था, वो तो तुम्हारा दुश्मन था ना। और रही बात तुम्हारे फादर की, तो हम उन्हें मारना भी नहीं चाहते थे, वो तो बस पॉइजन के ओवरडोज की वजह से मारे गए। तो आखिरकार हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुमने
हमारे पूरे वुलेन ग्रुप को खत्म कर दिया। ये सुन के सनवू उससे कहता है आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तुम्हें रोक रहा हूँ? मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ बल्कि मैं ब्लड शेक को रोक रहा हूँ। ये सुन के वुलेन ग्रुप के लीडर की तो पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पे सनवू आगे उससे कहता है तुम तो बस एक शुरुआती कीड़े हो जिसे कुचल के मैं ब्लड शेक को रोकने की शुरुआत करूंगा। भले ही वो चाहे कोई भी हो जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, भले ही वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ब्लड शेक हो या कोई भी हो, जो कोई भी इस वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करेगा, मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उन सभी को जड़ से खत्म कर दूंगा और इस चीज की शुरुआत मैं तुम्हारे खात्मे से करूंगा। ये सुन के वुलेन ग्रुप के लीडर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सनवू की बातें सुन के। वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जबकि ये सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया है और यहाँ तक पहुँच आया है तो अब मुझे मेरे लास्ट ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है उसका इस्तेमाल करने के अलावा। यही सोचते हुए वो अपने नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद वो सनवू से कहता है यून सनवू बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारा सर चाहिए। अब चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकाने पड़े, मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मुझे तुम्हारा सर चाहिए किसी भी कीमत पे। उस फॉर्मेशन को देख के सनवू भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है ये फॉर्मेशन तो, लेकिन वो अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है, जिसकी वजह से सनवू भी थोड़ा पीछे धकेला जाता है। और वहीं पे हमें वुलेन ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और बस कुछ ही समय में उनकी बॉडी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर के अंदर, एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सनवू को देख के एक दहाड़ मारता है, एक रोर करता है। उसका रोर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके रोर के अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जिसके बाद सनवू के पास सिस्टम की तरफ से एक लाल कलर की नोटिफिकेशन आता है जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है ये जो मॉन्स्टर है वो 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है, बेलरॉग। तभी वो बेलरॉग वहाँ पे एक अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए सनवू पीछे की तरफ जंप लगा देता है और उस अटैक से बच जाता है। आगे सनवू उस अटैक से बचने के बाद बेलरॉग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है, द बेलरॉग। हालांकि 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से मैंने कुछ का सामना पहले भी किया है। हालांकि मैं जितना बेलरॉग के बारे में जानता हूँ उस हिसाब से बेलरॉग मेरी दूसरी दुनिया के अंदर भी एग्जिस्ट करता था। जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया में बेलरॉग मेरे पैदा होने से पहले से एग्जिस्ट करता है। बेलरॉग एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसके बारे में मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही मुझे ये पता है कि इसे हराया कैसे जाए। मेरे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है बेलरॉग को हराने की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेलरॉग जैसे मॉन्स्टर की जो 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है उससे मेरा सामना ऐसे किसी जगह पे होगा। सच कहूँ तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसे देख के मैं काफी सरप्राइज हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि इसके जैसा कोई मुझे यहाँ पे मिलेगा। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अब ये टेस्ट कर सकता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं बेलरॉग को हरा सकता हूँ कि नहीं। यही सोचकर सनवू वहाँ पे अपने 2 स्केलेटन को समन कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों स्केलेटन से बेलरॉग के ऊपर अटैक करवा देता है। जिसके बाद सनवू के दोनों ही स्केलेटन सोल्जर्स काफी तेज से बेलरॉग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसे देख के बेलरॉग अपने हाथ से एक स्लैश करता है जो स्लैश सीधे जाके सनवू के एक स्केलेटन को लगता है और सनवू का एक स्केलेटन का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आगे बेलरॉग जो दूसरा स्केलेटन होता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन पे दे मारता है। जिसके बाद उस स्केलेटन का भी काम वहीं पे तमाम हो जाता है और बेलरॉग के बस एक नॉर्मल अटैक से ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और बेलरॉग के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फायर भी रिलीज हो रहा होता है। आगे बेलरॉग सनवू को देख के काफी ज्यादा गुस्से में गुर्राते हुए कहता है कि यून सनवू आज मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, तुम्हारी हड्डियां तक जला दूंगा। और वहीं पे सनवू अपने स्केलेटन सोल्जर्स की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जो 2 स्केलेटन सोल्जर्स को यहाँ पे समन किया था वो दोनों बिल्कुल भी वीक नहीं थे। वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो दोनों ही इतनी आसानी से मारे गए यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी इस फायर के अंदर गल गई। आखिरकार ये किस तरह की पावरफुल फायर है जो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स की हड्डियां भी गला सकती है। सच में ये जो मेरा दुश्मन है, आज तक मैंने जितने भी अपने दुश्मनों से फाइट किया है उन सभी से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल है। वो सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो एक चींटी के बराबर है। इसका पावर तो एक अलग ही लेवल पे है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे अकेले की पावर से मैं इसे हरा पाऊंगा। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करना होगा, मेरी सारी पावर को रिलीज करना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे वो सभी चीजों को लगाना होगा इसे हराने के लिए, वरना मैं कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। यही सोचकर सनवू वहाँ पे एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और उसके अंदर अपनी सारी पावर को डालने लगता है, अपने सारे माना को डालने लगता है। जिसकी वजह से सनवू ने आज तक अपने जितने भी सबसे ज्यादा
ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से सामना किया था, उसे अपना समर बनाया था, वो सभी लोग वहाँ पे समन होने लगते हैं। पहले होते हैं लीडर क्वॉक, दूसरा होता है वो लिजार्ड मॉन्स्टर, तीसरा होता है वो ओल्ड मैन का स्केलेटन और चौथी होती है विच मिलू और पांचवें मॉन्स्टर का नाम मुझे नहीं याद है। और बस कुछ ही समय में वो सभी लोग वहाँ पे समन हो जाते हैं। उन सभी को वहाँ पे समन करने में सनवू का माना पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है और जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ के फॉर्मेशन को मेंटेन करके रख पा रहा होता है, लेकिन तभी सनवू अपने बच्चे कुछ माना को भी वहाँ पे रिलीज करता है, उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के ऊपर एक और फॉर्मेशन बन जाता है जिसका नाम डिवाइन स्पिरिट होता है। उस फॉर्मेशन की वजह से सनवू ने जितने भी स्केलेटन को समन किया होता है, मतलब उन मॉन्स्टर्स को, उन सभी की पावर बढ़ने लगती है, उन सभी की पावर काफी ज्यादा इनहेंस होने लगती है। जिसके बाद सनवू उन पांचों को कमांड देता है कि तुम सभी लोग मेरे कमांड को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग अपनी पूरी पावर को रिलीज करो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उन सभी पावर का इस्तेमाल करो और अपने सामने खड़े मॉन्स्टर के ऊपर एक ऑल आउट अटैक करो, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। ये सुनते ही वो पांचों ही काफी तेज से बेलरॉक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के बेलरॉक भी एक बहुत ही पावरफुल दहाड़ मारता है और उन पांचों के ऊपर अटैक कर देता है, उन पांचों से फाइट करने लगता है। और वहीं पे सनवू उनकी फाइट को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इन पांचों को समन करने में काफी ज्यादा माना को यूज करना पड़ा, मेरा काफी ज्यादा माना खपत हो गया, खत्म हो गया। और बस इतना ही नहीं, मैंने वहाँ पे एक और स्पेल को कास्ट किया जिसकी वजह से उन पांचों की फायर रेजिस्टेंट की जो स्किल होगी वो काफी इनहेंस हो जाएगी और वो लोग काफी आसानी से बेलरॉक से फाइट कर पाएंगे और उसके फायर को रजिस्ट कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करने की वजह से मेरा जो माना है वो मेरी उम्मीद से काफी तेजी से खत्म हो गया। अब मेरी जो सारी उम्मीद है वो इन पांचों के ऊपर है। अगर इन पांचों ने अपनी पूरी ताकत के साथ बेलरॉक से फाइट नहीं की और इसे नहीं हरा पाया तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है बल्कि लाइफ एंड डेथ की फाइट है। अगर ये पांचों हारे तो इनके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। सनवू ये सब सोच रहा होता है कि सनवू अपने साइड में नोटिस करता है कि उसके साइड में वो ओल्ड मैन का स्केलेटन खड़ा है, जिसे देख के सनवू उससे कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ पे खड़े होकर गार्ड कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो हम दोनों भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही कहकर सनवू और उस ओल्ड मैन का स्केलेटन दोनों ही बेलरॉक के ऊपर काफी तेज से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें लीडर क्वॉक को दिखाया जाता है जो काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लगातार काफी सारे अटैक करते जा रहे होते हैं और वहीं पे विच मिलुआ भी काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रही होती है और उसके ऊपर अपने टेंटिकल से लगातार अटैक कर रही होती है और अटैक करते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम मरो मरो कमीने, तुम मरो। यही कहते हुए वो लगातार उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक कर रही होती है। उन सभी को ऐसे फाइट करते हुए देख के सनवू सोच रहा होता है कि बहुत अच्छे सभी लोग काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रहे हैं और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम बेलरॉक को पीछे की तरफ धकेलते रहे और पुश करते रहे तो एक मौका होगा हमारे पास बेलरॉक से जीतने का। यही सोचते हुए सनवू हवा में एक जंप लगाता है और बेलरॉक के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश करता है और वहीं पे बेलरॉक जैसे ये देखता है कि उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और वो ये देख के काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपने पावर को काफी इनहेंस करने लगता है, जिसकी वजह से बेलरॉक के बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल फायर रिलीज होने लगता है और वो फायर पूरी तरह से पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। वो कमरा पूरी तरह से बेलरॉक के फायर के अंदर आ जाता है, पूरी तरह से कवर हो जाता है बेलरॉक के फायर के अंदर। बेलरॉक के ऊपर जितने भी अटैक हो रहे होते हैं वो सभी अटैक बेलरॉक के फायर की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब वहाँ से पूरी तरह से फायर शांत होती है, थोड़ी सी फायर कम होती है, तो हमें दिखाया जाता है सनवू ने बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया हुआ होता है और वो काफी जख्मी हो गया होता है उस अटैक की वजह से। फिर सनवू अपने सामने के नजारे को देख के शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम सभी लोगों ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च किया था बेलरॉक के ऊपर, लेकिन उससे एक खरोंच तक नहीं आया और मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है सनवू ने जितने को भी समन किया होता है वो सभी लोग बेलरॉक के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बुरी तरह से मरे पड़े होते हैं। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया